नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। हमने कुल 3 भागों में बातचीत की है ईरान के एक धर्मगुरु से, सैयद आकिफ ज़ैदी साहब से, और उनसे जानना चाहा है कि किस तरह का ईरान है। 2 भाग आपने ज़रूर देखे होंगे, ये तीसरा हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है। इसमें हमने बातचीत की है भारत के खान-पान और वहाँ के खान-पान, परिधान को लेकर के। वहाँ के नाम, भारत के नाम, क्या कॉमन हम लोगों में है? आर्यन सभ्यता, आर्यन जो हम लोग वहाँ से सुनते हैं कि वहाँ से आर्यन आए हैं। इन तमाम मसाइल पर हम लोगों ने बातचीत की है। ऊर्जा क्षेत्र में भी हम लोग कैसे एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस पर भी बात की है। ये तीसरा और आखिरी भाग है सैयद आकिफ ज़ैदी साहब के साथ हमारी बातचीत का। ज़रा सुनिए, बहुत मज़ेदार बातचीत। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा बताइए ज़ैदी साहब कि ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बताइए ना, ये तस्वीर का मतलब तो समझाइए। ये आर्यन लिखा है, ये इसके ऊपर आर्यन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पर ये उर्दू में लिखा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। ये आप शायद पढ़ के बता दें हमको। और 1-2 तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं मैं पढ़ पाऊँगा, ये तो इसमें तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा। ये आप ही बताना पड़ेगा सारा। ये देखिए अभी जो आएगा स्क्रीन पे आपके, ये शॉपिंग आर्य शॉपिंग सेंटर, तो उसके ऊपर क्या लिखा है? ये तो आर्य जी, तो इधर जी, होते हैं, इंडिया में नाम होते हैं ये लोग तो। ये आपके इधर कहाँ से आ गए? सही। हाँ, देखिए, ये जो विषय यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वो है भारत और ईरान के बीच के जो ऐतिहासिक संबंध हैं, राइट, ये जो देखिए, ये भी सब उर्दू में सर। ये उर्दू है क्या सर ज़बान? ये दूसरी भाषा है? ये फ़ारसी है, ये सब आप दिखा रहे हैं, ये सब फ़ारसी ज़बान है। फ़ारसी हाँ, है, लेकिन ठीक है। फ़ारसी और उर्दू का स्क्रिप्ट बहुत मिलता-जुलता है, मिलता बहुत ही है। तो सिमिलर है, बहुत सारे जो तो ये उसके आर्य कैरेक्टर्स तो और हम लोग लिखते हैं सर, इधर इंडिया में तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, क्योंकि हमारे आर्य समाज आया था तो उसको फॉलो करने वाले लोग आर्य लिखते थे। आप लोग भी वही लिखते हैं क्या? देखिए, मैं आपको अगर इसी बहाने से आप मौका दें तो इंडिया और ईरान के जो हाँ, बिल्कुल, कल्चरल बिल्कुल, बिल्कुल। जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो संबंध हैं, उस पर थोड़ी-सी गुफ्तगू हो सकती है। और फूड का भी बताइएगा सर, खाने का भी इसी में जोड़ दें आप प्लीज़। जैसे ये जी, जलेबी अच्छा। और ये सब चीज़ें हम लोग जो खाते हैं, हमने सुना है ये भी ईरान से आई है ये। जलेबी, फिरनी, समोसा, फालूदा, थोड़ा-सा है प्लीज़। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, ईरान और हिंदुस्तान के अगर संबंध के बारे में बात करेंगे, तो हकीकत तो ये है कि घंटों तक बातचीत होती रहेगी और फिर भी बातें खत्म नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा ये मामला है। अगर तारीख पे एक निगाह डालें हम लोग, हिस्ट्री में जाएँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले से ही ये संबंध पाए जाते हैं, यानी प्री हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। वहां से ये संबंध पाए जाते हैं। मैं आपके दर्शकों को कहूंगा कि एक अच्छी किताब अभी आई और मशहूर भी हुई, टोनी जोसेफ की किताब अर्ली इंडियंस, काफी उस पर चर्चा रही इंडिया में, शायद 2-3 साल पहले पब्लिश हुई थी, 3-4 साल पहले। उसको जरूर देखें। उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के बारे में है कि इंडियंस कहाँ से माइग्रेट करके आए, कहाँ से लिंक्स हैं। तो आप दोबारा उसमें पूरा पूरा उसमें देखेंगे ईरान का उसमें कितना सेंट्रल किरदार है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर कायम हुआ, तो उस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर था और कल्चरल पार्टनर था, वो दोबारा फिर ये ईरान का इलाका था। दोनों के बॉर्डर भी मिलते थे, दोनों सिविलाइजेशन के, और दोनों के दरमियान बहुत ट्रेड, बिजनेस, कल्चरल ये सब लिंक्स भी पाए जाते थे। फिर उसके बाद जब आर्यन माइग्रेशन शुरू हुआ, मुझे पता है कि इंडिया में अब जो है कुछ सियासी वजूहात की बना पर आर्यन माइग्रेशन के टॉपिक को ऐसा बना दिया गया है कि जैसे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए तो कोई शक और शुबा ही नहीं है, पूरा वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एक आर्यन माइग्रेशन का एक सिलसिला रहा ग्रेजुअली ओवर द सेंचुरीज। उस पीरियड में दोबारा वो आर्यन माइग्रेशन ईरान में भी होता है, और ईरान से टच होते हुए फिर इंडिया की तरफ होता है, तो वहां पर भी कॉमन। और इसी वजह से हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जो ईरान की लैंग्वेज है फारसी, या ईरान में दूसरी भी कुछ जबानें हैं, और जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, इंडिया में जो कहा जाता है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में जबानें आती हैं, ये दोनों एक लैंग्वेज फैमिली के तौर पर इनको देखा जाता है। यानी इंडो आर्यन को जब जो लैंग्वेजेस को लेते हैं, तो नजदीक तरीन जो उसकी लैंग्वेजेस हैं वो यही फारसी है, और दूसरी लैंग्वेजेस हैं उससे कॉमन मैच है। तो
लैंग्वेज रूट एक है, संस्कृत और जो यहाँ की पुरानी जबान है अवेस्ता की जबान बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेम वर्ड्स हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस थोड़ा सा। हत्ता बाज जो वेद में जो बाज देवताओं का जिक्र है वो पुरानी यहाँ की किताबों में थोड़ा सा नाम बदल के उनका भी जिक्र है पुरानी यहाँ की किताबों में, हजारों साल पुरानी। तो इस तरह से तो यहाँ यानी पुराने लिंक्स हैं, ये लिंक्स हमेशा से रहे। आप अशोक के दौर में आ जाएं, अशोक का दौर, जिस जमाने में अशोक हर तरफ स्तंभ लगा रहे थे, अशोकन पिलर्स जगह जगह, तो कुछ पिलर यहाँ आज जो अफगानिस्तान है वहां पर भी लगे। मैं यहाँ पर एक बात ब्रैकेट्स में कह दूं कि जब मैं कह रहा हूँ इंडिया, जब मैं कह रहा हूँ ईरान, तो वो एग्जैक्टली आज के बॉर्डर से मैच नहीं करता है, ना आज के ईरान के बॉर्डर्स, ना आज के इंडिया के बॉर्डर्स, क्योंकि ये बॉर्डर्स तो अभी पिछले चंद 100 साल की अभी ये इजाद है। इससे पहले अलग था मामला, यानी दोनों जो है, दोनों चाहे वो ईरान हो चाहे वो इंडिया हो, इनका स्फीयर और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहीं ज्यादा था उससे जो आज उसके बॉर्डर्स है। तो जब अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान है, उसके अंदर जो है अशोक का स्तंभ मिलता है, तो उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई है वो जबान है जो उस जमाने में ईरान में चल रही थी जबान, उसमें अशोक के पिलर पर लिखा हुआ है, यानी इतने संबंध पाए जा रहे थे उस जमाने में। न वो जबान जो उस जमाने के नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल होती है, बल्कि इधर की तरफ इस्तेमाल होने वाली जबान में अशोक ने अपने उस स्तंभ पर लिखा है जो ईरान के बॉर्डर के इलाके से मिलता है। और भी बहुत सारी मिसालें उस दौर से आगे आते जाए, लेकिन ये जो कांटेक्ट और लिंक्स है ये अपने पीक पर कब पहुंचते, ये अपने पीक पर पहुंचते हैं जो तकरीबन एक 600 साल का पीरियड है, कि जिसके अंदर जो तकरीबन 1200 से लेकर 1800 का एक पीरियड है, 1850 1857 तक भी आप कह सकते हैं एक पीरियड है। यानी ब्रिटिश के आने से पहले जब इंडिया में मुस्लिम कल्चर डेवलप करता है और ग्रो करता है, ये जो 600 650 साल का पीरियड है, ये पीक है इस कांटेक्ट का। यानी ये जो कल्चरल कांटेक्ट और हिस्टोरिकल कांटेक्ट है, ये है हजारों साल पुराना, ये ग्रो होता रहा, अपने पीक और शबाब और औज पर पहुंचता है ये 600 650 साल में, कि जिसके दौरान इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जबान थी वो फारसी थी। इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जबान फारसी थी। हत्ता जब ब्रिटिश रूल कायम होता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद, तो 1757 से लेकर 1835 तक हत्ता इंडिया के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की भी जबान, यानी इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स एक दूसरे को खत लिख रहे थे वगैरह, या रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट जो भी है, वो सब फारसी और पर्शियन में लिखे जा रहे थे। इस तरह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ की जुडिशरी की, यहाँ के कल्चर वगैरह की लीडिंग जबान और प्राइमरी जबान ये थी। और उसी की वजह यह है कि आज अगर आप इंडिया की किसी भी भाषा में आप अगर बातचीत कर रहे हैं, किसी भी रोजमर्रा बोलचाल की जबान, चाहे वो जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं, चाहे बंगाली में, मराठी, गुजराती, हत्ता अगर आप चले जाएं तमिल में, आप 1 मिनट 2 मिनट बात नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जानकार अगर कोई है वो आपको बताएगा इस इतने 1 मिनट 2 मिनट में आपने 2 वर्ड फारसी के यूज किए, 10 वर्ड फारसी के यूज किए, 20 वर्ड फारसी के यूज किए। यही जो मैंने अभी लफ्ज कहा है, लफ्ज अभी भी इतना यूज होता है, ये जो है वो फारसी का वर्ड है। ये जो आपने खानों पकवान का जिक्र किया, समोसा, जी हाँ, आज भी यहाँ समोसा बिकता है इसी नाम से, फालूदा आज भी बिकता है इसी नाम से, बिरयानी आज भी यहाँ बिकती है इसी नाम से। यही सब चीजें इसी नाम के साथ यहाँ ईरान के नॉर्मल खाने, ये वहां पर इंडिया गए तो उसमें थोड़ा चेंज आ गया। बड़ा चेंज ये आ गया कि उसके अंदर मिर्चें जो है बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ के खाने में मिर्चें नहीं होती हैं, चिलीज का इस्तेमाल कम है, मसाले का इस्तेमाल कम है, जलेबी। लेकिन वहाँ वहाँ मसाला ज्यादा है इंडिया में, लेकिन नाम वो है और आदमी पहचान सकता है कि ये वही है, उसका एक डिफरेंट वर्जन वहां पर। और तो जलेबी भी वहीं से आई क्या हुजूर? जी 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 जी, जलेबी भी यहीं पर है, इसी नाम के साथ यहाँ पर भी है। हलवा। हलवा भी बिल्कुल ऐसे ही है। सब ये सारी सब चीजें जो है वो खाने में, पकवान में हो, चाहे वो हमारे जबान में हो, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो। अब ये जो ताजमहल, मैं बहुत दिलचस्प बात है, ताजमहल बनाने वाला जो आर्किटेक्ट है वो ईरानी है। हैदराबाद शहर
पूरा का पूरा शहर जिन्होंने डिजाइन किया, जो आर्किटेक्ट थे, वो पैदा हुए थे यहाँ ईरान में। जो साउथ में जो जितने ये बहमनी किंगडम वगैरह कायम करने वाले लोग थे, ईरान में पैदा हुए। तो आर्किटेक्चर, खाना, लिबास, लैंग्वेज वगैरह, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये जो 600 650 साल का पीरियड है, ये पीक है ये कल्चरल कांटेक्ट का। इतना माइग्रेशन है इस दौर में, इतना ज्यादा माइग्रेशन है, आइडियाज का माइग्रेशन है, लोगों का माइग्रेशन है, जी, कॉन्सेप्ट्स का, कल्चर का, लैंग्वेज, पोइट्री। इस दौर में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये ईरानी भी सुनते हैं तो उनको भी यकीन नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें ईरानियों को भी अब भूल गए, कि अगर आप इस पीरियड में देखें तो जितनी फारसी की पोइट्री या फारसी के मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस किए गए, वो ईरान से भी ज्यादा है। यानी इंडिया इतना ज्यादा फारसी लैंग्वेज और कल्चर, एक्सपर्ट्स इस बात को जानते हैं कि नंबर ऑफ पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो आज भी इंडिया में मौजूद है, वो उससे ज्यादा है जो ईरान में मौजूद है। क्या शायरी बात। जो 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी तक जो शायरी है, पर्शियन शायरी, इंडिया में ज्यादा पर्शियन पोइट्स थे और पोइट्री थी बनिस्बत ईरान के। ये सूरत हाल कल्चरल कांटेक्ट और लिंक्स की पाई जाती थी उस जमाने में। लेकिन ये कट होता है, ये कट आता है। कट कहां से आता है, ब्रेक कहां से आता है? वो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, साम्राज्य, अंग्रेज। अंग्रेज आते हैं और ऐसा झटका देते हैं पहले इंडिया को, कि वो झटके से आज तक रिकवर नहीं हो पाए हमारे ताल्लुकात। 1835 में ये जो थे लॉर्ड मकॉले, आप लोग नाम सुना है सबने ना, मकॉले, जी, जी, जी। जिन्होंने एजुकेशन, मकॉलेज अंग्रेजी। चिल्ड्रन, ये सब कहा जाता है। मकौले साहब आकर ये पॉलिसी वहां पर नाफिज करते हैं इंडिया में, कि फारसी का अब चलन खत्म, एडमिनिस्ट्रेशन में खत्म, नो मोर फारसी, इंग्लिश आएगी उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन की जबान और हाई कल्चर की जबान। और वो बहुत बड़ा झटका होता है। हम्म। ट्रेड लिंक्स जो है, जो ट्रेड लिंक्स थे वो बंद कर देते हैं। जो भी ट्रेड होना है ब्रिटिश के साथ होना है, हम अगर हम चाहेंगे तो हम वहां इंग्लैंड से, वो ईरान से भी करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होना चाहिए। आने राइट, राइट। जाने पर बहुत पाबंदी लगा लेते हैं, ट्रैवलिंग कम हो जाती है, और इस तरह से बड़ी एक दीवार खड़ी कर देते हैं इंडिया और ईरान के बीच में। और वो भी उस टाइम के जब लिंक्स अपने हिस्टोरिकल पीक पर पहुंचे थे। इतनी वो पीक के बावजूद अंग्रेज दीवार बनाने में कामयाब होते, लेकिन फिर भी जब 1857, ये बहुत कम लोगों को पता है इंडिया में, 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, तो दिल्ली पर कब्जा करने के बाद दुनिया में अगर कहीं से मदद तलब करते हैं इंडियंस, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश अब पलटेंगे, दोबारा हमला करेंगे, और हुआ वो। और 1858 तक फिर वो ब्रिटिश काउंटर अटैक ने शिकस्त दे दी थी हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम इंडियंस को। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद एक ही जगह है जहां पर दिल्ली से मैसेंजर जाता है मदद तलब करने के लिए, और वो है तेहरान। उसको चंद महीने लगते हैं तेहरान पहुंचने में उस जमाने में, घोड़े पे, लेकिन वो पहुंचता है तेहरान और बताता है पूरे जो हुआ है, और तेहरान के दरबार से मदद तलब करता है कि आप आइए और हमारी मदद करिए ताकि हम आजाद हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह कि क्योंकि वही ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जिसने इंडिया को डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म में अपने कंट्रोल में ले लिया था, वो तब तक यहाँ के बादशाह को इनडायरेक्ट कॉलोनियलिज्म के तहत अपनी कठपुतली बना चुका था, वो कॉलोनियलिज्म, वो साम्राज्य। तो यहाँ का दरबार क्या जवाब देता? दरबार कहता है हम दुआ कर रहे हैं कि आपको कामयाबी मिले, लेकिन मदद नहीं आती है तेहरान से उस जमाने में, क्योंकि यहां भी वो आ चुके थे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के डोमिनेशन में इनडायरेक्ट तरीके से। तो यहां पर ये बात होती है, और ये राब्ता चलता है। गवर्नमेंट के लेवल पर अगर आप कहें तो राब्ता जो है वो कमजोर हो गया, ब्रेक हो जाता है। इंडिया तो खैर ब्रिटिश कॉलोनी थी, ईरान जो है इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में था। ये सिलसिला जारी रहता है, 1947 में जाके हम आजाद होते हैं इंडिया में। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो रिश्ते हैं वो ईरान के से अच्छे नहीं होते। उसकी वजह यह है क्योंकि हम तो आजाद हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त तक ईरान अभी तक आजाद नहीं हुआ होता है, वो अभी भी ब्रिटिश कॉलोनी है, और फिर बाद में अमेरिकन कॉलोनी बन जाता है।
हमारा एक छोटा सा पीरियड है जब हमारे ताल्लुकात थोड़े बेटर होते हैं, और वो है 1979 के बाद से एक तकरीबन एक 20 साल का एक पीरियड है, 20 बहुत से बहुत 25 आप उसको कह सकते हैं, कि जिसके अंदर हत्ता हुकूमती सतह पर, सरकारी स्तर पर भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होते। क्यों? क्योंकि जो एक बहुत बड़ा बैरियर था वो था ईरान का जो है अमेरिकन कॉलोनी होना। वो जब आजाद होता है 1979 में, तो अब ईरान आजाद है, तो वो अपने पसंद से अपने फायदे को देखते हुए लोगों से, देशों से अपने रिश्ते बनाता है, देखता है इंडिया से उसके रिश्ते अच्छे होना चाहिए। तो 1980s और 1990s ये 2 डेकेड जो है बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इधर के प्रेसिडेंट उधर जा रहे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बयान दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़ी दिलचस्प बात है, शायद 2003 में, शायद 2003 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या शायद 2004 हो, मुझे डाउट हो रहा है, इसमें 26 जनवरी में हमारे देश में जो हर साल बाहर से एक मेहमान आते हैं ना चीफ गेस्ट के तौर पे, तो आते हैं। उस साल के चीफ गेस्ट होते हैं ईरान के उस जमाने के राष्ट्रपति आगा खातमी, वो चीफ गेस्ट होते हैं। और उस जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं वाजपेयी साहब, वो और ईरान के प्रेसिडेंट मिलकर उसी विजिट में अनाउंस करते हैं कि इंडिया और ईरान के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब कायम होने जा रहा है। ये इस बात को भी 25 साल भी नहीं हुए, लेकिन हम लोग सब भूल गए इसको। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम होने जा रहा है उसी टाइम पे वो अनाउंस करते हैं, और कहते हैं कि जो अभी हमारे चंद साल से बातचीत चल रही है कि ईरान बार बार ऑफर कर रहा है, कह रहा है भाई हमारे पास बहुत सारी गैस है, नेचुरल गैस, हम आपको पाइपलाइन बनाकर दे रहे हैं, आपकी जितनी एनर्जी नीड है वो हमारी गैस से पूरी हो जाएगी। हम आपको जो गारंटी चाहिए, गारंटी देने को जरूरत है कि बाद में कोई इंटरप्शन और प्रॉब्लम नहीं होगा। बीच में पाकिस्तान से गुजरेगी पाइपलाइन, उसका भी हम हल निकाल लेंगे कि पाकिस्तान भी कोई इसमें इंटरप्शन नहीं करे। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान को ये गैस फ्री दे देंगे, अब वो जब उसको फ्री मिलेगी तो उसका खुद इंटरेस्ट हो जाएगा कि कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको हम जो है कम कीमत पर देंगे। उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जिक्र होता है कि हाँ भाई ये गैस की पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। उसका नाम था इंडिया ईरान फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन। इंटरनेट पर सर्च करें, लोगों को मिल जाएगा। जिसके लिए हामिद अंसारी साहब भी गए थे एक बार जब वो उपराष्ट्रपति थे। जी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं बताऊंगा। तब तक वो जिस जमाने में वो एम्बेसडर थे तब ये सब हो रहा था। वो पहले एम्बेसडर तेहरान में रह चुके हैं हामिद अंसारी। वो जब तक वो उपराष्ट्रपति बने तब तक माहौल बदल चुका था। तो ये सब चल रहा था, और ये 20-25 साल का एक पीरियड है जब ताल्लुकात अच्छे रहे सरकारी स्तर पर। लेकिन उसके बाद से फिर से एक फासला पैदा होना शुरू हुआ सरकारी स्तर पर, और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने वहां से, हमारी भारत की सरकार ने, चाहे वो ये पार्टी हो वो पार्टी हो, उसमें कोई एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पूरा जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, हमारा जो एलीट है, हमारा जो बिजनेस क्लास है, पूरा उस सब ने फैसला किया कि नहीं भाई, हमें अमेरिका से दोस्ती पसंद है, और उसके लिए जो कीमत हमको अदा करनी पड़ेगी हम अदा करेंगे। और अमेरिका ने कहा कि भाई ये गैस पाइपलाइन छोड़ो, हम तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर बना के देंगे। और यहाँ पर होती है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, कि जो 2007 या 2008 में साइन की जाती है, कि जिसके तहत अमेरिका ने वादा किया कि पता नहीं कितने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हम आपको इंडिया में बनाकर देंगे, ताकि आप ये गैस की पाइपलाइन छोड़ दें, आपको जरूरत है ना एनर्जी की, हम बना के देंगे। आज तक श्योरन साहब एक न्यूक्लियर रिएक्टर का फाउंडेशन स्टोन नहीं इंडिया में डाला गया। इस डील को अब 20 साल हो रहे हैं, और वो गैस की पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को लेकिन दफना दिया गया। और आज हम रो रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे एक शिप गुजरने दो प्लीज। ये हालत आज ये पैदा हुआ, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है, कि जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ, ये पार्टी वो पार्टी, ये नेता वो नेता, ये सब बात नहीं है। हमारे पूरे पॉलिटिकल क्लास और एलीट जो है वो इस फैसले में शामिल है, कि जिसका आज खामियाजा हम आम हिंदुस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। तो बहरहाल यहाँ से मुश्किलात होती है। 2019 में जाकर अमेरिका जो है जरा सा तेज आवाज में बात करता है, तो हमारे जो एलीट हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। अभी कल खबर आई कि 7 साल के बाद पहली बार इंडिया ने ईरान से तेल खरीदा, क्योंकि दोबारा अमेरिका ने इजाजत दे दी तो अमेरिका खरीद लिया। तो ये हालात में उतार चढ़ाव, पब्लिक की स्तर पर वो फासला इतना नहीं हुआ जितना हुकूमतों और एलीट में हो गया। ये फासला जब से साम्राज्य आया, और फिर जो है वो नियो कॉलोनियलिज्म भी आया है पिछले 20-25 साल में,
पुराना जी, कॉलोनियलिज्म हो या न्यू, लेकिन पब्लिक की सतह पर उतनी मुश्किल नहीं हुई जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। अभी ये जब से जंग शुरू हुई है, तो जो इंडिया इंडिया की सरकार का जो खैर है आपके सामने, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, कि जो एक एक्सपेक्टेशन था कि लॉ की सपोर्ट में और शोक का प्रकट करेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो तो हो नहीं पाया सही से भारत की सरकार से। वो मैं जी, दोहराऊंगा नहीं, सब उस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। हो चुकी लेकिन है। इंडियन पब्लिक ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और जो कमजोरी सरकार की, जो बिजनेस एलीट की जो कमजोरी है, उसका उसकी तलाफी की, उसकी भरपाई की, कॉम्पनसेट किया। जैसे राइट, यहाँ ईरान में खबरें बहुत पहुंची और अभी भी पहुंच रही कि इंडिया में कितनी दुआएं हो रही हैं ईरान के लिए। इंडिया में कितना लोग रोए जब अयतुल्ला खामनाई को शहीद किया गया। इंडिया में आम जनता कितना पैसा जमा कर रही है, उसके यहाँ पर वीडियोस पहुंच रहे हैं कि ईरान की मदद करने के लिए कितने जमा हो रहे हैं। वहां से कुछ दवाएं आई, अब तक एक ही कंसाइनमेंट के आने का की मुझे नॉलेज है, कि हर डब्बे पर लिखा हुआ है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ ईरान, स्टिकर लगा हुआ है हर एक डब्बे पर। तो ये खबरें यहाँ पहुंच रही हैं, खासतौर पर इंडिया के कुछ भाग से जो बहुत खबरें आई, कश्मीर से, पंजाब से, या बाद दूसरी जगहों से जो बहुत खबरें आई, बहुत ज्यादा वीडियोस आए, यहाँ की पब्लिक पर अच्छा असर हुआ। और जो पब्लिक में इंडिया को लेकर नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ इतने सालों में, और खास तौर पर अभी जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे इसराइल, जब ये शिप को डुबाया गया, मुख्तलिफ जो बातें हुई, तो बहुत नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ। कुछ हद तक उस नेगेटिव इमेज को बैलेंस किया है भारत की आम जनता के वो लोग जिन्होंने इस वक्त कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें खास तौर पर मैं कश्मीर और पंजाब के लोगों की बात को सामने रखूंगा, बहुत यहाँ पर उसकी खबर आई। इन करगिल लोगों में भी के होगा, करगिल कंट्रीब्यूट, के लोग भी होंगे सर। जी जी, करगिल भी, बिल्कुल आपने सही कहा, करगिल के लोग के भी। तो इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को क्योंकि यहाँ पर पेश किया गया, ये इंडियंस कर रहे हैं, तमाम राइट, इंडियंस गोया कर रहे हैं, तो उन लोगों को इतना नहीं पता ये कौन सा है, ये कौन सा जी, जी, स्टेट है, कौन सा राष्ट्र है, वो इंडियंस कर रहे हैं। तो इंडियंस की और इंडिया की छवि जो यहाँ की जनता में बिगड़ी थी इतने सालों में, खास तौर पर अभी जब से ये जंग शुरू हुई है, या जब से वो इसराइल का सफर हुआ, बहुत बिगड़ी थी यहाँ छवि। उसको सुधारने में ये बाज इंडियंस का किरदार, जो ये काम कर रहे हैं, बहुत उसका अच्छा असर हुआ है। और यहाँ की जी, मीडिया ने भी बड़ी जिम्मेदारी से उसको दिखाया है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इंडिया की जनता के साथ प्रॉब्लम हो। और जो ईरान की जनता में नेगेटिव इमेज इंडिया को लेकर हो गई थी, अब देखिए, जनता तो जनता की तरह सोचती है, वो इतना क्लियरली नहीं समझती कि भाई ये फला नेता है, ये वो पार्टी है, ये जनता है, इतना क्लियरली आम जनता नहीं सोचती, वो सोचती सब इंडियंस एक जैसे। दुनिया भर में जनता सिंपल तरीके से सोचती है। तो वो चीज जो यहाँ पर पूरे इंडिया को लेकर होने लगी थी, हत्ता यहाँ की जो हुकूमत है ये नहीं चाहती कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि आज ये नेता है, आज ये पार्टी है, कल दूसरा कोई नेता है, दूसरी पार्टी है, जनता के बीच में लिंक नहीं टूटना चाहिए। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी वो जो आई वहां से खबरें, उसको अपने स्टेट मीडिया में बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया, ताकि जो यहाँ पर इंडिया के प्रति गुस्सा था वो कम हो। और हुआ, उसका अच्छा असर हुआ है, वो गुस्सा काफी हद तक कम हुआ है। आगे देखिए और भी बेहतर ताल्लुकात दोबारा, राइट, जब ये मुश्किलात खत्म होगी। मैं बस एक आखिरी जुमला इस टॉपिक पर बोल दूं, अगर हम कहानी देखें इंडिया और ईरान के राब्ते की, 2500, 5000, 10,000 साल, पता नहीं कितना पुराना, एक पुरानी ये कहानी है। इसमें एक चीज नजर आती, जब दोनों के बीच में नेचुरल रिश्ता और राबता है, तो सब कुछ बहुत हेल्दी है, बहुत जबरदस्त आना जाना, लैंग्वेज, कल्चर, हर चीज जो है वो एक्सचेंज होती जा रही है। जहां पर बाहर का कोई आता है और वो या तो ईरान पर काबिज हो जाता है, या इंडिया के सर पर बैठ जाता है, उसकी पीठ पर सवार हो जाता है, उसको जंजीरों में जकड़ लेता है। यहाँ पर या तो जंजीर है, या वहां पर जंजीर है, या दोनों जगह जंजीर है। अगर ये बाहर वाला कोई आके जंजीरें लगाने में कामयाब होता है, तो दोनों के दरमियान फासला बढ़ता है, दोनों के दरमियान तलखी बढ़ती है। ये अगर ये चंद हजार साल की तारीख का अगर हम समरी देखें तो वो यही है। और क्योंकि राइट, इस जंग के नतीजे में वो जंजीरें टूट रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस जंग के बाद भारत और ईरान के रिश्ते थोड़े दिन में पहले से भी ज्यादा, यानी हिस्टोरिकली अपने हाईएस्ट पॉइंट पर शायद पहुंचेंगे, क्योंकि वो जंजीरें लगाने वाला उसकी कमर टूट रही है, वो यहां से जा रहा है।
बस आखिरी सवाल, बहुत लंबी हमारी बातचीत हुई ज़ैदी साहब, और आपने भी बहुत समय दिया उसके लिए शुक्रिया। मैं ये लिबास की बात कर रहा था। आपने भी जो यू कपड़े हैं, यूनिफ़ॉर्म है, ये कोई स्पेशल कपड़े हैं सर? ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ मैं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा प्लीज़। या जी, ये जी, नहीं सामान्य, कोई क्योंकि मसला नहीं। हम लोग तो जो सिर पे पहनते हैं, पगड़ी बोलते हैं उसको। आप लोग क्या बोलते हैं सर इसको? देखिए, ये जो मैं पहना हुआ हूँ, ये आम लोगों का लिबास नहीं है। अच्छा, ये जो यहाँ पर धार्मिक जो विद्या हासिल करते हैं, जो धार्मिक विद्वान बनना चाह रहे हैं या विद्वान हैं या बनना चाह रहे हैं, ये उनका लिबास है। न सिर्फ ईरान में, बल्कि पूरे शिया वर्ल्ड में। शहीद हसन नसरुल्लाह भी यही कपड़े पहनते थे, ठीक? इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे जो शिया धर्मगुरु हैं, उनका ये लिबास है। क्योंकि राइट, मैं भी बुनियादी तौर पर मैं एक स्टूडेंट ऑफ इस्लाम हूँ, वो भी राइट, शिया स्कूल ऑफ थॉट के तहत, इसलिए ठीक, मैं ये लिबास पहना हुआ हूँ। वरना आम लोगों का ये लिबास नहीं है। इसको इसको हमारे कल्चर में दुनिया भर में जहाँ-जहाँ शिया हैं, इस पगड़ी को अमामा कहते हैं, अमामा। अमन, तो अमामे वाले ये विद्वान हैं या स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, आप जो भी कहें, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं या बन चुके हैं। अच्छा, उन्हीं को अलाउड है ये। यानी कोई रोक-टोक नहीं है, कोई भी पहन सकता है, कौन रोकेगा? लेकिन कल्चर ये बना हुआ है कि ये उनका लिबास है। राइट, राइट। बहुत बढ़िया, ये ज़रूरी था सर, क्योंकि ख़ुमैनी साहब को भी हमने देखा था तो वो ये अमामा पहनते थे, तो अमामा ज़ाहिर है जी, वो, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, कई बिल्कुल ऐसा तस्वीरें है। हम लोग देखते हैं ईरान से जो आती हैं उसमें लोग। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया ज़ैदी साहब, और हमारी बहुत डिटेल में चर्चा हुई। दोबारा दोबारा ज़रूर जुड़ेंगे और फिर बातचीत करेंगे। मज़ा आया, लेकिन बहुत सारे जो सवालात थे वो हम लोगों को उनके जवाब मिले कि भाई कई सारी बातें हम लोगों ने वेस्टर्न मीडिया से सुनी थी, वो भी मिथ बस्ट हुए आज। तो मज़ा आया आपसे बातचीत करके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत मैं भी आपका ख़ास तौर पे आभारी हूँ और धन्यवाद अर्ज़ करूँगा क्योंकि वाक़ई दिलचस्प गुफ्तगू थी। आजकल ईरान के बारे में चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन सब यही कह रहे हैं, ये बम गिरा, ये पायलट कहाँ, ये फलाँ कहाँ। हमने थोड़ी बहुत उस पर भी बात की, लेकिन ज़्यादा टाइम हमने खर्च किया और ज़्यादा डीप बातों पर गुफ्तगू करने में, जिसकी बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत सो है। इंशाअल्लाह और उम्मीद है कि आपके दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी ये बिल्कुल, गुफ्तगू। बिल्कुल। और हम तो क्या है ना, मैं तो ज़ैदी साहब, मैं तो वॉर कॉरेस्पोंडेंट नहीं हूँ। मैं तो पीस कॉरेस्पोंडेंट हूँ। तो हम तो पीस की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, तो ये थी हमारी 3 भागों में बातचीत, 3 अलग-अलग पार्ट्स आपने ज़रूर देखे होंगे, जिसमें हम लोग ईरान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान आखिर है क्या? ईरान के 9 करोड़ लोग हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं है भारत के मुकाबले। उतने लोगों ने भी अमेरिका, इज़राइल जैसे बड़े सुपर पावर कंट्रीज़ के कैसे छक्के छुड़ा दिए। तो ये सब बातचीत हमने उनसे बात की, जाना एक ईरान की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, खान-पान, परिधान, महिलाएँ, शिक्षा, उसमें झाँकने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी बातचीत। हम लोग इसी तरह की बातचीत और करते रहेंगे। आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।